नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम का डेट अब बढ़ गया है। जी हाँ, एग्ज़ाम का डेट अब आप सभी का बढ़ गया है, यानी कि अब सितंबर में आप सभी का एग्ज़ाम होगा और उसका डेट का घोषणा भी अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हमारे चैनल पर आप सभी को निरंतर क्लास मिल रही है और आगे भी क्लास आपकी चलते रहेगी, ठीक है। और जो लोग नए हैं अभी तक भी नहीं जुड़े हैं, जो लोग सोच रहे थे कि अब तो समय नहीं है, तो आप सभी का समय मिल गया, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और यहाँ पर आपको सभी पीछे वाला टेस्ट मिल जाएगा और उसका PDF मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, सभी चीज़ आपको मिल जाएगा। और 9 बजे से डेली आपको रात में क्लास मिलेगी। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर आपका 84 और आज 75 महत्वपूर्ण हम लोग DLED प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, 9 बज गया है और आप सभी आ गए हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों को, है ना। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7857824310। जो लोग नए हैं तो इस नंबर पर 351 का आप पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद आपको सभी PDF वीडियो नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। नए सिरे से आपको सभी चीज़ यहाँ पर करवाया जाएगा। अब 1-2 दिन रुक जाइए, धीरे धीरे मैं यहाँ पर नए सिरे से फिर से और भी यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयारी करवाऊँगा, है ना। और पहले देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिलेबस में चेंजिंग हो गया है, तो सिलेबस में आपका बदलाव नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जो एक बार नोटिफिकेशन निकलता है उसमें कभी भी बदलाव नहीं होता है, ठीक है। और बीच रास्ते में कैसे बदलाव हो जाएगा? 3 से 4 महीने से आपका फॉर्म निकला हुआ है और फिर बीच रास्ता में चेंज हो जाएगा, ये कहीं कहीं का नियम है? तो सिलेबस में ये बदलाव नहीं हुआ है दोस्तों। आप सभी को सिर्फ उसको अलग अलग बांट दिया गया है, इतना आप याद रखिएगा, है ना। और इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आप लोग जो पेमेंट कीजिएगा 351 का, जो लोग नए हैं तो इसी नंबर पे करना होगा। फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे या पेटीएम या व्हाट्सएप पे भी कर दीजिएगा तो हो जाएगा। अमेजन पे भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर आप भेज दीजिएगा, जहां आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सभी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पर भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेगा, यहाँ से भी कुछ कुछ आपका रिवीजन होते रहेगा, ठीक है। कैरियर परिवार हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, तो कैरियर परिवार आप सर्च कीजिएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज का देखते हैं पहला सवाल। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 9 बजे से डेली लाइव क्लास होता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, तो 9 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्रश्न है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है ना। उत्तम परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों? ऑप्शन दिया गया है आपका। ऑप्शन क्या दिया गया है कि वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या कठोरता। देखिए, उत्तम परीक्षण की जो विशेषता पूछ रहा है तो कठोरता कभी हो सकता है। आप ही सोचिए, उत्तम परीक्षण के लिए कठोरता ये कोई विशेषता नहीं है और ये नहीं पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर नंबर डी। सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। आप लोग जो लाइव चैट चल रहा है उसमें अपना अपना कमेंट करते चलिए, ठीक है। देखिए, आप सभी लोग क्लास डेली कीजिए, रेगुलर कीजिए। जब भी क्लास होता है, इधर 2 दिन से मैं पीछे वाला वीडियो चला दिया था, है ना, क्योंकि 2 दिन से आपका क्लास नहीं हुआ था, ठीक है। और अब फिर से लगातार डेली आप सभी की क्लास होगी। आप लोग टेंशन न लें और आराम से क्लास करते चलिए और डेली क्लास कीजिए, है ना। एक दिन छोड़ छोड़ के क्लास मत कीजिए और पूरा क्लास कीजिए, ठीक है। डेट बढ़ गया है, आप सभी की क्लास चलते रहेगी, आप लोग का रिवीजन होता रहेगा। प्रश्न कह रहा है कि छात्रों की रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष क्या कहलाता है? छात्र की रुचि पूछ रहा है, संवेग है और मनोवृत्ति से संबंधित मूल्यांकन को क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक पक्ष या भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष या इनमें से कोई नहीं। सेकेंड का हो जाएगा, इसको कहेंगे भावात्मक पक्ष। दोस्तों आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। बहुत ही अच्छा सवाल है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3rd नंबर। प्रश्न है कि छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाले शिक्षण क्या कहलाता है ना। त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण को क्या कहते हैं?
तो उसको कहा जाता है, ऑप्शन है निदानात्मक शिक्षण, नवाचारी शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण या फिर कौशल आधारित शिक्षण। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे उपचारात्मक शिक्षण, है ना, निदानात्मक नहीं, उपचारात्मक शिक्षण कहा जाएगा। आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, सभी लोगों अपना अपना जवाब देते चलिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। बताइए व्यापक मूल्यांकन द्वारा किसका मूल्यांकन किया जाएगा? तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, या नैतिक मूल्यों का, या शांति शिक्षा का, या केवल संप्राप्ति का। तो इससे होता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर निकल करके आ गया, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 5 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? बताइए तो प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? ऑप्शन है व्यक्तिगत पर्यवेक्षण, पैनल पर्यवेक्षण, सामूहिक पर्यवेक्षण या एकांश पर्यवेक्षण। तो प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए पैनल पर्यवेक्षण किया जाता है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, चलिए सभी लोग अपना अपना जवाब देते चलिएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष से बाहर, है ना, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष से बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? बताइए तो कक्षा में या फिर कक्षा के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक होता है? योजना बनाना या पेड़ पौधे लगाना? पेड़ पौधे लगाना कभी होगा नहीं। टीएलएम बनाना ये भी गलत, विद्यालय की सफाई करना ये भी गलत। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि कक्षा में या कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए सबसे हमारा महत्वपूर्ण है योजना बनाना। ठीक है, कि किस प्रकार से इस कार्य को संपूर्ण किया जाए। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि पूर्ण से अंश की ओर, जी हाँ, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। यानी कि पूर्ण से अंश की ओर जो है ये किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? यानी कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, या बाल मनोविज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर, या फिर जीव विज्ञान पर। तो ये जो आधारित है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका 7 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, बहुत सारे लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर कि तर्कात्मक क्रम से शिक्षण करने से अस्थायी एवं ठोस होता है। बताइए तो तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है। क्या होता है? अधिगम ठोस होगा, या फिर शिक्षण होगा, या स्मृति होगा, या इनमें से कोई नहीं। 8 का हो जाएगा आपका अधिगम जो होता है ये अस्थायी एवं ठोस होता है दोस्तों, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने पर, है ना, यानी कि तर्क से शिक्षण कराने पर। ठीक है, तो अधिगम क्या हो जाता है? वो अस्थायी हो जाता है एवं ठोस हो जाता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुकराती विधि किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए तो सुकराती विधि नाम सुने हैं? बताइए सुकराती विधि किसे कहते हैं? ऑप्शन है कहानी विधि को, या व्याख्या विधि को, या प्रश्नोत्तर विधि को, या विश्लेषण विधि को, है ना। तो सुकराती विधि जो कहा जाता है वो प्रश्नोत्तर विधि को कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रश्नोत्तर विधि, सुकराती विधि। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल है कि संप्रेषण नहीं है। कौन सा संप्रेषण नहीं है? संबंध स्थापना करना, या फिर ज्ञान स्थानांतरण करना, या भाषण देना, या बोध निश्चय करना। तो संप्रेषण नहीं है, तो भाषण देना जो होता है ये संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आता है। संबंध स्थापना करना, ज्ञान स्थानांतरण करना, बोध निश्चय करना, ये सभी संप्रेषण है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक शिक्षण विधि यहाँ पर कौन सा है? सॉरी, क्रियात्मक शिक्षण विधि है। बताइए क्रियात्मक शिक्षण विधि क्या है? ऑप्शन है कि शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, या फिर छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान करना, या गृह कार्य द्वारा सीखना, या भ्रमण के द्वारा सीखना। तो क्रियात्मक शिक्षण की बात कर रहा है ना, क्रिया की बात कर रहा है। तो क्रिया में क्या होगा? छात्र स्वयं काम करेगा और उससे सीखेगा, यानी कि छात्र स्वयं क्या करेगा? क्रिया करेगा और उससे ज्ञान अर्जित करेगा। तो आंसर निकल के क्या आ जाएगा? आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 12
वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9 बजे से आपका डेली लाइव क्लास चलता है, तो 9 बजे आप लोग तैयार रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार पे। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नांकित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? बताइए तो कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? अहिंसा एवं करुणा, दूसरा है न्याय, तीसरा है मस्तिष्क का खुलापन, हिंसा और विवाद। देखिए हिंसा और विवाद कभी शांति हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो नहीं तो पूछ रहा था ना, तो आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, यानी कि हिंसा और विवाद जो है ये शांति अभिवृत्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। न्याय तो शांति चीज़ है, अहिंसा, करुणा, मस्तिष्क, खुलापन ये सब शांति के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि शांति कौशलों का आधार क्या है? बताइए तो शांति कौशलों का आधार क्या है? तनाव और दबाव, सृजनात्मकता, संवेगात्मक अस्थिरता या संकीर्ण विचार। शांति कौशल पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। शांति कौशल का आधार जो है वो संवेगात्मक अस्थिरता हो जाएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। तनाव दबाव कभी होगा शांति कौशल का आधार? बताइए तो सृजनात्मकता भी नहीं होता है, संकीर्ण वाला भी नहीं होगा, संवेगात्मक अस्थिरता हो जाएगा, है ना। ठीक है, स्थिरता नहीं अस्थिरता। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 14 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार को क्या कहा जाता है? बताइए तो किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से, है ना, कोई व्यक्ति होता है किसी को हानि पहुंचाने का उसका उद्देश्य होता है, तो इस प्रकार का किया गया व्यवहार को क्या कहेंगे? ऑप्शन है आक्रामकता, या फिर अमित्रवत व्यवहार, या फिर विघटित व्यवहार, या फिर भ्रष्टाचार। तो इसको कहा जाता है आक्रामकता, है ना। इसको क्या कहेंगे? आक्रामकता कहेंगे, यानी कि कोई जो व्यक्ति है उसका उद्देश्य क्या है? किसी के हानि पहुंचाने का उसका व्यवहार है ना। तो इसको आंसर हो जाएगा आक्रामकता, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि सेवारत अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बताइए तो सेवारत अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है अध्यापकों में गुणवत्ता लाना, या फिर नवीन शिक्षा परिवर्तनों से अवगत कराना, या नवीन ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करना, या उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो सेवारत अध्यापक शिक्षा का जो उद्देश्य है दोस्तों ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि अध्यापकों में गुणवत्ता लाना, नवीन शिक्षा परिवर्तनों को अवगत कराना, या नवीन ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करना। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि सेवारत अध्यापक शिक्षा की परिविधि है। बताइए तो सेवारत अध्यापक शिक्षा की परिविधि क्या है? ऑप्शन है अभिविन्यास पाठ्यक्रम, या कार्यशाला सेमिनार, या प्रशिक्षण समूह, या उपयुक्त सभी। 16 का क्या हो जाएगा? तो सेवारत अध्यापक शिक्षा की जो परिविधि है वो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशाला सेमिनार, या प्रशिक्षण समूह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर। प्रश्न है कि सेवारत अध्यापक शिक्षा के अभिकरण हैं। बताइए तो सेवारत अध्यापक शिक्षा के अभिकरण कौन कौन से हैं? तो इसमें SCERT भी हो जाएगा, डाइट भी हो जाएगा, NCERT भी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। बिल्कुल सही, सभी का जवाब है डी नंबर हो जाएगा। SCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए SCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, याद रखिएगा। NCERT का क्या होता है दोस्तों? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये आपको फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होता है डाइट का फुल फॉर्म। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, है ना। आपको फुल फॉर्म भी एक आगो कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 18 नंबर। प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? बताइए तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? 1936 में, या 37 में, या 38 में, या 39 में? देखिए वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो किया गया था ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, नोट कर लीजिएगा, है ना। महात्मा गांधी के द्वारा ये किया गया था। और ये जो वर्धा शिक्षा सम्मेलन को ही अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसी को आप कभी आपको दे देगा बुनियादी शिक्षा, है ना। इसी को बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है दोस्तों, या फिर इसी को तालीम शिक्षा भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, तालीम शिक्षा या फिर बुनियादी शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? तो वर्ष 1937 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा वर्ष 1937 में होगा।
ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपका कि माता पिता में कौन सा समास है। तो सभी लोग को पता है कि माता पिता में कौन सा समास होता है, तो द्वंद्व समास होता है कि नहीं। चलिए चतुर्मुख में कौन सा समास है, चतुर्मुख है ना, तो चतुर्मुख हो जाएगा दिग्गु समास आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका काला घोड़ा दौड़ रहा है। इस वाक्य में काला क्या है, तो काला विशेषण बता रहा है ना, घोड़ा का विशेषता बता रहा है कि ये घोड़ा कैसा है, तो काला है, तो विशेषण हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपका 22 नंबर कि जो अवयव क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं। तो जो अवयव क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसको कहा जाता है क्रिया विशेषण, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। और कुछ यहाँ पर देखिए हिंदी भी दे दिया गया है 5, तो इससे आप घबराइएगा नहीं। अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा अधिक जो है ये क्रिया विशेषण है ना, अधिक क्या है, क्रिया विशेषण है। निपात क्या होता है बताइए, तो निपात जो है वो हाँ निपात है, जी भी हो जाएगा, मत हो जाएगा, खबरदार हो जाएगा, ये सभी निपात के अंतर्गत आता है, आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका। ठीक है। चलिए अगला है कि समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक। चलिए आ जाइए आप लोग फिर से डीएलएड पर कि समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई भी इसको गलत मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार बता चुका हूं कि समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन है थर्स्टन, कोहलबर्ग, कोहलर या फिर फ्रॉवेल। तो ये है दोस्तों थर्स्टन जो है ये समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन महोदय, याद रखिएगा, है ना। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है बताइए। तो बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता है, ये कथन किसका है दोस्तों। ऑप्शन है बकिंघम का, फ्रॉवेल का, थर्स्टन का या कोहलर का। तो 26 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर क्या होगा, 26 का हो जाएगा आपका, बकिंघम का है आपका। बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता है, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें जुड़ जाइए। पीडीएफ लेने के लिए नंबर हमारा याद रखिएगा 7857824310। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर मैसेज करके हमारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से सभी चीज़ों का पीडीएफ मिल जाएगा आपका, डीएलएड, समान अध्ययन, करंट अफेयर, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न चलते हैं आपका 27 नंबर। प्रश्न क्या कह रहा है कि पिछड़े बालक किसे कहेंगे बताइए। तो पिछड़े बालक किसे कहेंगे, पिछड़े बालक वे हैं जिनके सीखने की गति धीमी है, या फिर जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80-90 के बीच है, या फिर जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित है, या फिर इनमें से सभी। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, जिनके सीखने की गति धीमी होती है, जिनका बुद्धि लब्धि 80 से 90 तक होता है, या फिर जिनकी मानसिक रूप से अस्वस्थ होता हो, वो सभी किसके अंतर्गत आएगा, तो पिछड़े बालक के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों का आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका, इनमें से सभी हो जाएगा, हाँ ना। ये वाला याद रखिएगा दोस्तों, बुद्धि लब्धि जो है ना, ये जो मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं, पिछड़े बालक का बुद्धि लब्धि कितना होता है, तो 80 से 90 के बीच में होता है, और सामान्य बालक का कितना होता है, तो 90 से लेकर के 110 तक होता है। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। प्रश्न क्या कह रहा है, खाली स्थान में यहाँ पर भरना है, किसके कारण प्रतिभाशाली होती है। मतलब किस चीज़ के कारण, यानी कि मनोसामाजिक कारकों के कारण प्रतिभाशीलता होती है, या फिर आनुवंशिकता की रचना की वजह से, या फिर वातावरणीय अभिप्रेरणा से, या फिर बी या सी दोनों। 28 का क्या हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, यानी कि आनुवंशिक रचना के वजह से और वातावरणीय अभिप्रेरणा के वजह से दोस्तों प्रतिभाशीलता होता है बच्चों में। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि बी और सी यहाँ पर दोनों सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। एक सवाल तो यहाँ से छपेगा ही छपेगा एग्जाम में। कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। बताइए किस बच्चे पर लागू नहीं होता है ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो निःशक्त बच्चे पर तो लागू होता है ना, 6 से 14 आयु तक के बच्चों पर लागू होता है ना। और कह रहा है कि बच्चों की नियमित उपस्थिति पर इस पर भी लागू होता है। 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो भी बच्चे 6 से 14 आयु तक के हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है ना। ये सी जो है ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है और गलत आपसे पूछ रहा था। अच्छा एक सवाल हमका जवाब दीजिए आप लोग
कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूर्ण रूप से भारत में कब लागू हुआ है? ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, है ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ ये आपको बताना है ना, लागू कब हुआ, ठीक है, लागू कब हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न पर, सभी लोग उसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है आपका 30 नंबर प्रश्न है कि किसका कथन है कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। ये कथन किसका है? बहुत इम्पॉर्टेंट कथन है, रट लीजिएगा दोस्तों, ये छपेगा एग्जाम में। और ये कथन है क्रो एवं क्रो का। क्रो और क्रो का ये आपका कथन है दोस्तों, है ना। तो ये काँव ये सीटेट में भी बहुत बार पूछा गया है सवाल है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्रो एवं क्रो का आपका ये कथन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। बताइए तो, मानसिक विकार के लक्षणों को कौन सा ऑप्शन नहीं दिखाता है? मानसिक विकार, ध्यान रखिएगा, भगनासा, तनाव तो मानसिक विकार है, भगनासा भी मानसिक विकार है, चिंता भी मानसिक विकार है, लेकिन संबंध क्या मानसिक विकार है? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी, यानी कि नहीं दिखाता है, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए हम आपसे एक अभी क्वेश्चन पूछे थे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? तो आपको बता दे, नोट कर लीजिएगा, 1 अप्रैल 2010, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था, ठीक है, 2010, ये हाँ याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अब चलते हैं हम 32 नंबर सवाल। प्रश्न कह रहा है कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? अंतिम अवस्था पूछ रहा है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले। देखिए, गतिक बुद्धि रखने वाला जो बच्चा होता है ना, वो बनेगा आपको शल्य चिकित्सक, है ना। वो क्या बनेगा? शल्य चिकित्सक बनेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। कवि नहीं बनेगा, वाचक नहीं बनेगा और राजनैतिक नेता भी नहीं बनेगा, शल्य चिकित्सक बनेगा, शारीरिक गतिक बुद्धि वाले बच्चा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 नंबर। प्रश्न है कि प्रश्न कह रहा है, इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दूं, हाँ दिख रहा है, ठीक है। प्रश्न है कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, जो श्रवण बाधित बच्चा है, जो कम सुनते हैं बच्चे, है ना, तो उनको पढ़ाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है ब्रेल लिपि, ऑप्शन है ब्रेल लिपि तो प्रयोग करते हैं जो दृष्टिबाधित बच्चे को, है ना। दूसरा है सांकेतिक भाषा या यंत्र, या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि सांकेतिक भाषा का उसका प्रयोग करेंगे श्रवण बाधित बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। देखिए आप लोग को तो अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा बहुत, है ना। ये सब क्वेश्चन देखते होंगे आप लोग, खट से मारते हैं। हम देख रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन देखते के साथ आपके दिमाग में आंसर क्लिक कर जाता है ना। लगभग 80% क्वेश्चन आप लोग सही जवाब अभी दे देते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से बने रहिए, ताकि आगे तक भी इसी प्रकार से आप लोग जवाब देते रहिए और सभी लोगों का रिजल्ट हाथ में हो, ठीक है। बस यही हम कामना करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी किसको कहिएगा? बताइए तो, अभिसारी चिंतन वाले को, या फिर अपसारी चिंतन वाले को, या बहिर्मुखी को, या फिर बहुत परिश्रमी को? देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी का मतलब होता है अपसारी चिंतन, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 9 बजे तैयार रहिएगा दोस्तों सभी लोग, है ना। चलिए प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? बताइए तो, सृजनात्मकता से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन है मौलिकता तो संबंधित है, प्रवाह भी संबंधित है, उपयोगिता भी संबंधित है, मितव्ययिता आंसर हो जाएगा, है ना। मितव्ययिता जो है ना, ये आपको सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला है आपका 36 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार
शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। यह कथन किसका है, छपेगा एग्जाम में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। तो ये कथन है आपको वुडवर्थ का। किसका कथन है, वुडवर्थ का ये कथन है दोस्तों कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन करना जरूरी है, उसी प्रकार से सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का होना जरूरी है। वुडवर्थ का ये कथन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका 37 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो बहुत सारे होंगे, है ना। यानी कि बुद्धि भी इस विकास को प्रभावित कर सकता है, यौन भी प्रभावित कर सकता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी कर सकता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक से अधिक यहाँ पर सही है। ठीक है, तो आंसर क्या निकल गया, आंसर नंबर डी। अगला है आपका 38 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि टोली की आयु कहते हैं, बताइए टोली की आयु किस आयु को कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। किशोरावस्था को टोली की आयु कहेंगे? नहीं। किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है, तो 12 से लेकर के 18 वर्ष तक। बाल्यावस्था की उम्र कितनी से कितनी होती है, तो बाल्यावस्था 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। देखिए बाल्यावस्था को कहा जाता है दोस्तों टोली की आयु, है ना। बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, टोली की आयु कहते हैं, याद रखिएगा। और शैशवावस्था कब से कब तक होता है, युवावस्था कब से, शैशवावस्था हो जाएगा 0 से लेकर के 5 वर्ष तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 39 नंबर। प्रश्न है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है, बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा कथन है कि जो मनुष्य है उसको जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही वो बन जाता है। यह कथन किसका है दोस्तों, तो ये जो कथन है वो हरलॉक महोदय का है। ठीक है, हरलॉक है, यानी कि लॉक कर दिया गया है, बच्चा 5 साल में ही वो बन जाएगा, है ना। ये हरलॉक महोदय का, याद रखिएगा, हरलॉक महोदय। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। क्या कह रहा है 40 नंबर कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, बताइए तो। यानी कि 6 से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चों में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, ये पूछा गया है। ऑप्शन है कि खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। खेल कूद की तो छूट देनी चाहिए, है ना। बच्चे को मतलब कि बाल्यावस्था में खेल खेल के माध्यम से ही पढ़ाना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो देखिए मैंने अभी आपको बोला, और आंसर नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बिल्कुल सही है ना। गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, पिटना तो है ही नहीं बच्चा लोग को, है ना। आंसर निकल के आ जाएगा आपका बी नंबर, बहुत ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है, बताइए। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कौन सी कठिनाई होती है, शारीरिक विकास में या बौद्धिक विकास में या व्यावसायिक विकास में या समायोजन में। तो देखिए संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से ना बच्चों में यानी कि व्यक्ति में बौद्धिक विकास की कमी होगा दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। सिगमंड फ्रायड, जी हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। सिगमंड फ्रायड द्वारा संपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, बताइए। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत किसने दिया, तो सिगमंड फ्रायड ने दिया। और इसको क्या कहा जाता है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इसको कहते हैं, याद रखिएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इसको कहते हैं, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बता चुका हूँ पहले भी, है ना, कि मैकडूगल महोदय ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं दोस्तों, तो 14 प्रकार के संवेग बताए हैं मैकडूगल ने। ठीक है, 14 प्रकार मैंने एक बार बताया था आपको पीछे वाला वीडियो में, नहीं देखें तो देखिएगा, है ना। पीछे जितना भी पढ़ा चुके हैं ना वो आपको रामबाण है, उसको जरूर देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, है ना। उसको देखिए, रिवीजन करते रहिए, जितना भी 1 से लेकर के 84 तक हुआ है अभी तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। कह रहा है कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है शैशवावस्था, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। बाल्यावस्था 6 से लेकर के 12 वर्ष तक को बाल्यावस्था, शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। प्रश्न है कि अगला सवाल कि अधिगम, प्रश्न क्या कह रहा है
एक मिनट। 45 है कि अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती है। ये किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो 45 नंबर का हो जाएगा ध्यान के अंतर्गत, बिल्कुल गलत। कल्पना के अंतर्गत, ये भी गलत। रुचि के अंतर्गत, ये भी गलत। ये सभी आता है स्मृति के अंतर्गत। ये आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 46 नंबर। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है उसको क्या कहते हैं, बताइए। वह प्राप्तांक किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में जो बांटा जाता है उसको कहते हैं समानांतर माध्य या माध्यिका या बहुलक। देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं माध्यिका। इसको क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। और आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा 46 का। अगला सवाल है कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। देखिए ये फॉर्मूला तो आप लोग को याद हो गया होगा, और जिनको नहीं याद है तो आज याद कर लीजिए। ठीक है, आज के बाद इसको नहीं भूलिएगा कभी कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100 सूत्र से मापन किया जाता है। इस सूत्र से किस चीज़ का मापन करते हैं, तो बुद्धि लब्धि का मापन करते हैं, है ना। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100 से। देखिए बुद्धि लब्धि का जो ये सूत्र है ये किसने दिया था, तो टर्मन महोदय ने दिया था बुद्धि लब्धि का ये सूत्र, याद रखिएगा टर्मन। देखिए इस प्रकार का आपको एग्जाम में भी पूछ देगा, है ना। जैसे आपको दे देगा मानसिक आयु और वास्तविक आयु और पूछेगा कि बुद्धि लब्धि उस बच्चे का कितना होगा, या फिर मानसिक आयु दे देगा या और बुद्धि लब्धि दे देगा तो पूछ लेगा वास्तविक आयु कितना होगा, या फिर वास्तविक आयु दे देगा और बुद्धि लब्धि दे देगा और पूछ लेगा मानसिक आयु कितना होगा। तो किसी प्रकार से इस सूत्र को आप याद रखिएगा, यहाँ से आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग को भी पूछा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है। देखिए जो व्यक्ति होते हैं ना वो एक दूसरे से अलग होते हैं, है कि नहीं। तो ये इस अलग होने का क्या कारण है, तो वैयक्तिक भिन्नता कारण है ना। क्या कारण है, वैयक्तिक भिन्नता है। तो इसको क्या कहेंगे, वैयक्तिक भिन्नता इसको कहलाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर। 49 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छानुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है, वह ध्यान जिसमें किसी इच्छानुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है उसको क्या कहेंगे, ऐच्छिक कहेंगे या अनैच्छिक कहेंगे या निरापद कहेंगे या ऐच्छिक कहेंगे, है ना। वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छानुसार, क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अपनी इच्छानुसार, है ना, किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है उसको कहते हैं दोस्तों ऐच्छिक, है ना। अपनी इच्छानुसार तो उसको ऐच्छिक कहेंगे। और देखिए 50 नंबर प्रश्न पे आप गौर कीजिएगा कि वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना, यहाँ पर था अपनी इच्छानुसार, यहाँ पर है अपनी इच्छा के बिना, है ना, किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है उसको कहते हैं अनैच्छिक। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, एक है अपनी इच्छानुसार, एक है अपनी इच्छानुसार के बिना। तो अपनी इच्छानुसार रहे तो ऐच्छिक, अपनी इच्छानुसार नहीं रहे तो अनैच्छिक। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। चलिए हो गया, अब चलते हैं हम 51 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, दंड देना पक्ष है, बिल्कुल गलत है। अनुशासन, ये भी गलत है। आपका डांट फटकार, ये भी गलत है। प्रशासन हो जाएगा दोस्तों, प्रशासन यहाँ पर राइट आंसर है ना। आपको लगेगा कि अनुशासन बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो हो जाएगा वो प्रशासन हो जाएगा राइट आंसर, है ना। आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर की मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं, है ना। एक मान्यता के अनुसार बच्चे के नज़दीक कौन होते हैं, माता जी होते हैं या पिता होते हैं या भाई बहन या शिक्षक होता है, कौन होता है। देखिए बच्चे सबसे जो नज़दीक होता है वो माँ के नज़दीक होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, माँ सबसे नज़दीक होती है तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर। कह रहा है कि ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है, बताइए तो। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव पूछा गया है, कौन होते हैं। ऑप्शन है बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, या बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, या ग्राम प्रधान, या अभिभावक। क्या होगा, 53 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक जो है ये ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है।
अगला सवाल चलते हैं, आपका सवाल नंबर 54। प्रश्न है कि उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है, बताइए तो उचित वित्तीय प्रबंधन कौन निर्धारित करता है। ऑप्शन है आपका प्रबंधन की सफलता को, या फिर धन की उपलब्धता को, या कार्यक्रम की सफलता को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 54 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि प्रबंधन की सफलता को उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है 55 नंबर, कह रहा है कि शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों, बताइए तो शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन है पर्यवेक्षण करना, या प्रशासन करना, या व्यवस्था करना, या नियोजन करना। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि नियोजन करना जो है ये शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, जो लोग अभी नए आए हैं, है ना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9 बजे से डेली लाइव क्लास चलता है दोस्तों, ताकि आपको डेली लाइव क्लास मिल सके। नेक्स्ट चलते हैं हम 56 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि व्यापक मूल्यांकन का आशय क्या होता है, बताइए तो व्यापक मूल्यांकन है ना, व्यापक मूल्यांकन है तो इसका आशय होता है कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, है ना, व्यापक है यानी कि सभी पक्ष का मूल्यांकन किया जाएगा इसमें, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही। ठीक है, तो व्यापक मूल्यांकन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है, बताइए तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है। देखिए ऑप्शन दिया गया है एस स्टीवेंस, स्टीफन एवं कोरे, जी.सी. हेल्मस्टेडर, या फिर ब्रेडफील्ड। देखिए थोड़ा नाम टेढ़ा है, तो बताइए क्रियात्मक शोध के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों वो स्टीफन एवं कोरे हैं। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ये भी आपका काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। 58 नंबर सवाल चलते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आरंभ हुआ था। बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइए तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कब आरंभ हुआ था, 2009 में, 8 में, या 10 में, या 11 में। तो ये आरंभ हुआ था आपका 2009 ईस्वी में, है ना, 2009 ईस्वी में हुआ था, है ना, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी 2009 ही लागू हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से। अगला प्रश्न है 59 नंबर कि रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया, है ना, रीता कितना अंक प्राप्त किया, भाषा में 60 अंक। तो 60 अंक का प्राप्त करना क्या है ना, जो रीता 60 अंक प्राप्त की है वो क्या है, वो एक मापन है या मूल्यांकन है या परीक्षण है या वो उपलब्धि है। तो ये एक मापन है दोस्तों, है ना, ये क्या है, एक मापन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह कथन किसका है, बताइए तो शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, ये जो कथन है वो B.F. स्किनर महोदय का है। किसका है, B.F. स्किनर का है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल चलते हैं 61 नंबर। 61 क्या कह रहा है कि कक्षा शिक्षण अच्छा होता है। जी हाँ, जब कक्षा के सभी छात्र, बताइए कक्षा शिक्षण अच्छा कब होगा, जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हो, है ना, तब मज़ा आता है थोड़ा सा टीचर लोग को पढ़ाने में भी, जब बच्चा क्वेश्चन पूछता है और उसका फटाफट जवाब देता है तो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला सवाल है 62 नंबर, प्रश्न है कि शिक्षण को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यह परिभाषा किसकी है, बताइए शिक्षण को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यह परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा है दोस्तों रायबर्न महोदय का। ठीक है, याद रखिएगा, ये परिभाषा है रायबर्न महोदय का। आंसर हो जाएगा, निकल करके आएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और आने वाला वीडियो आपको मिल सकेगा। हमारा PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए 7857824310। ये आपका व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों, आप इस पर कांटेक्ट करके भी हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पर सभी PDF वीडियो नोट्स आपको पीछे वाला सब चीज़ मिल जाएगा और डेली रात में 9 बजे लाइव क्लास भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 63 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण की गति
आधारित होनी चाहिए? बताइए, शिक्षण की गति किस पर आधारित होनी चाहिए? ऑप्शन है कि छात्रों के सीखने की गति पर, या परीक्षा की तिथियों पर, बिल्कुल गलत है। कालांश पर, यह भी गलत है। अध्यापक कार्य पर, यह भी गलत है। आंसर नंबर ए जो है ना यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि शिक्षण की जो गति है वो छात्रों के सीखने की गति पर आधारित होना चाहिए, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका 64 नंबर। 64 क्या कह रहा है कि बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना, दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधि किस प्रकार की गतिविधि है ना। देखिए स्कूल में तो इस प्रकार की गतिविधि होते रहता है, तो ये शारीरिक गतिविधि तो है ही, ये मानसिक गतिविधि भी है, यानी कि शारीरिक गतिविधि और मानसिक गतिविधि दोनों है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों, एक से अधिक यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 65 नंबर। कह रहा है कि बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। बताइए बच्चों को सुयोग्य नागरिक कैसे बनाएंगे? ऑप्शन है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा, या फिर नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, या फिर सद्गुणों के विकास से, या फिर उच्च कोटि की प्रार्थना करा करके, है ना। तो उच्च कोटि की प्रार्थना करा लीजिएगा तो क्या वो सुयोग्य नागरिक बन जाएगा, या फिर सद्गुण के विकास करने से बन जाएगा, या नैतिकता के पाठ पढ़ाने से बन जाएगा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही बच्चे क्या बन सकते हैं? तो सुयोग्य नागरिक बन सकते हैं। तो एकमात्र जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, योग दर्शन के प्रणेता कौन है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको पता भी होगा कि योग दर्शन के जो प्रणेता है वो पतंजलि है ना। कौन है? पतंजलि है। आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की? बताइए, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की? तो बताइए, ऑप्शन है अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद। सबको पता है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था नोबेल प्राइज साहित्य में? तो 1913 ईस्वी में इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, गीतांजलि के लिए दिया गया था। अगला सवाल है 68 नंबर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत है? बताइए तो लोकतंत्र का सिद्धांत कौन कौन से है ना। तो देखिए लोकतंत्र का सिद्धांत में स्वतंत्रता हो जाएगा, समाजवाद हो जाएगा और समानता हो जाएगा। सी नंबर जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो स्वतंत्रता, समानता और समाजवाद ये तीनों आपका होना चाहिए एक लोकतंत्र के सिद्धांत में। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 69 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना की गई थी। देखिए भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की जो स्थापना की गई थी, ये आपको जो किया गया था दोस्तों, कहाँ किया गया था? कंपनी मुख्यालय में, या फिर कंपनी शासित जिलों में, या फिर प्रांतों के मुख्यालय में, या संपूर्ण देश में? देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम की बात कर रहा है, तो सर्वप्रथम जो हुआ था ना वो अंग्रेजों के समय ही हुआ था। तो कंपनी शासित जो जहाँ जहाँ जिला था वहीं पर किया गया था जन शिक्षा विभाग की स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा नीति 1854। देखिए शिक्षा नीति 1854 के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं, बोर्ड का घोषणा पत्र ये था, है ना। और कह रहा है कि इसमें सहायता अनुदान विद्यालयों को देने की घोषणा की गई थी। तो शिक्षा नीति 1854 में सहायता अनुदान विद्यालयों को देने की घोषणा की गई थी, यानी मतलब कि किस विद्यालय को देने की घोषणा की गई थी, है ना। तो ऑप्शन दिया गया है केवल मिशनरी विद्यालय को, या फिर केवल कंपनी को, या फिर केवल देसी विद्यालय को, या फिर उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी को सहायता अनुदान देने की घोषणा किया गया था दोस्तों, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 71। क्या कह रहा है कि शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है? देखिए शिक्षा का महाधिकार पत्र जो कहा जाता है बोर्ड का घोषणा पत्र को ही कहा जाता है, और ये 1854 में दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 1854 का बोर्ड का घोषणा पत्र, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बोर्ड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था, तो ये भी मैंने अभी आपको बता दिया कि ये कब प्रकाशित हुआ था, तो 1854, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अपराधी बालक किसे कहेंगे। चलिए बताइए, काफ़ी अच्छा सवाल है। अपराधी बालक किसको कहिएगा आप? अपराधी बालक यानी कि जो असामाजिक कार्य करते हैं, बिल्कुल सही लग रहा है। जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं उसको अपराधी कहेंगे? नहीं नहीं नहीं। जो कक्षा में अव्वल आते हैं ये भी अपराधी नहीं है। जो समाज में रहना पसंद नहीं करते ये भी अपराधी नहीं है। देखिए, जो असामाजिक कार्य करते हैं ना उसे कहेंगे आप अपराधी बालक, यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 74 नंबर। 74 कह रहा है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बताइए, काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों, है ना। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है बंडूरा महोदय ने, या चमोस्की ने, फ्रॉबेल ने, या नन ने। देखिए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो दिया गया ये बंडूरा के द्वारा दिया गया है ना, ये बंडूरा के द्वारा दिया गया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। ठीक है, चौमस्की क्या दिया है? तो चलिए चौमस्की वाला भाषा, है ना। चौमस्की क्या दिया है? तो भाषा। देखिए 75 नंबर प्रश्न भी आपको पूछा गया है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है ना। तो भाषा विकास का सिद्धांत जो दिया है वो चमस्की के द्वारा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा चमस्की। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, भाषा विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका। और अच्छा, जॉन डीवी क्या दिया है बताइए तो? जॉन डीवी के द्वारा क्या दिया गया है? स्किनर के द्वारा, गुड के द्वारा। अगर आपको पता है तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का 75 प्रश्न और ये नीचे आपका आंसर दिया गया। आप इसको टेस्ट के रूप में दीजिएगा और बताइएगा कि आप सभी कितना कितना आंसर आपका सही इसमें हुआ है। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और वहाँ पर आपको 351 का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स आपको सभी चीज़ मिल जाएगा। पीछे जितना क्लास हुआ है वो सब आपको मिल जाएगा। ये नंबर हमारा है 7857824310। आप इस पर 351 का पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट कैसे करना है? तो पेमेंट आपको गूगल पे के माध्यम से करना है, फ़ोनपे, पेटीएम या फिर व्हाट्सएप पे, अमेजन पे, किसी भी माध्यम से इस नंबर पे आप पेमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर हमको भेज दीजिए। वहाँ पर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सभी पीडीएफ वीडियो नोट्स आपको वहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। डीएलएड का, समान अध्ययन, करंट अफेयर, सभी चीज़ जितना भी क्लास हुआ है और आगे जो क्लास होगा वो आपको ग्रुप में डेली बाय डेली मिलते रहेगा। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार है, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कैरियर परिवार के नाम से ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। टेलीग्राम पर भी आपको क्वेश्चन मिलते रहता है, तो वहाँ से भी आपका रिवीजन कुछ कुछ होता रहेगा आपका। ठीक है, तो टेलीग्राम सर्च कीजिएगा, है ना। टेलीग्राम आपके मोबाइल में अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, अपना नंबर वेरीफाई कीजिए, उसमें कैरियर परिवार सर्च कीजिए, मेरा ग्रुप आ जाएगा। लगभग 3000 लोग उसमें जुड़ गए हैं और उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए हमारे यहाँ देखिए अभी सीटेट की भी क्लास चल रही है दोस्तों, तो सीटेट का अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए हमारा नंबर पे, है ना। यही नंबर है, इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। सीटेट की जो क्लास चलती है वो टीचमेंट ऐप पर होती है। ठीक है, टीचमेंट ऐप पर होती है, इसका आईडी आपको मिलेगा, उसके बाद ही आप इस पर क्लास कर सकते हैं, है ना। जो क्लास आपको छूट गया है उसका वीडियो आपको यहाँ पर उपलब्ध है, वो आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज का टेस्ट हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। टेस्ट नंबर आपका 84, कल हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 85, है ना। और आज हो गया 75 डीएलएड का सवाल, कल हम लोग देख लेंगे समान अध्ययन का 75। ठीक है, और डेली 9 बजे से क्लास होता है, तो 9 बजे आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग को क्लास डेली मिल सके, लाइव क्लास। ठीक है, लाइव क्लास लेने के लिए करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा लेना है, ताकि 9 बजे से आपके मोबाइल पर यह नोटिफिकेशन चला जाएगा, वहाँ से ओके कीजिएगा, आप ज्वाइन कर जाइएगा, बस और कोई काम नहीं है। उसके अलावा आपको पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ के लिए मात्र 351 का चार्ज है। पीडीएफ और नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा आपको व्हाट्सएप पर, है ना, जहां आप टेस्ट के रूप में दे करके उसको याद करके किसी भी माध्यम से आप उसको याद कर लीजिए और अपना रिजल्ट ले लीजिए। अब तो डेट बढ़ गया है, आप आराम से हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए और तैयारी कीजिए, है ना। अब समय आपके पास बहुत है, ताकि आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम कल इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।